वेरी गुड मॉर्निंग सर। Okay. मेरा नाम आलोक मेरा नाम आशिक। हेलो और एवरीवन। हम दोनों मिलकर के आप लोगों का वन शॉट रिवीजन में हेल्प करने वाले हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग किस चीज से? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, यस ठीक है सर। चलिए। सर, काइनेमेटिक्स में अगर एक बच्चा को रिवाइज करना है Correct. तो आपको क्या लगता है काइनेमेटिक्स में एकदम बिगिनिंग से लेकर के लास्ट तक का रिवीजन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पार्ट का हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। कौन कौन सा पोर्शन सर अच्छा रहेगा इसके लिए? मेनली हमें फोकस करना चाहिए ग्राफ्स, वन ऑफ द मोस्ट ग्राफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। सर। हाँ, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है, वहाँ वो पे भी ग्राफ के थ्रू रहे तो ज्यादा अच्छा करेक्ट रहेगा। ग्राफ ठीक के है, थ्रू जाएगा तो अच्छा होगा। और नॉन यूनिफॉर्म में भी हमें देखना होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, वो भी हमें देखना है। ठीक उसको है, थोड़ा डेप्थ में जाना ठीक है। चाहिए उसको लेकर। तो इसका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ, उसमें तो जाना ही चाहिए। उसमें हाँ, और वही तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करते एग्जांपल फिर मोशन अंडर ग्रेविटी भी आ जाएगा करेक्ट, और प्रोजेक्टाइल भी आ जाएगा। डेफिनेटली। ठीक है, तो हम लोग जो है बिना टाइम गवाए क्यों ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से स्टार्ट करते हैं। करेक्ट, पहले वहीं से स्टार्ट ठीक करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हम लोग क्या समझ रहे हैं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ही नहीं बल्कि उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कभी भी कर्व पाथ पर हो पाना पॉसिबल नहीं है। ये जब भी होगा ये एक स्ट्रेट पाथ पर ही होगा, और स्ट्रेट पाथ पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब हो गया कि आपका वेलोसिटी जो होगा वो टाइम के साथ यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगा। करेक्ट, समझ में बात है? तो इसके तीन प्राइम इक्वेशन ऑफ मोशन करेक्ट। कौन कौन सा सर? पहला वाला आ जाएगा v इक्वल u प्लस et। डन है। दूसरा वाला s इक्वल ut प्लस हाफ et स्क्वायर। एंड तीसरा वाला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है सर, ये s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, यस, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। position. ऐसा इस पे कहीं पर भी अगर जरूरत पड़े लिख सकते हैं। s की जगह s माइनस s नॉट या x माइनस x नॉट डेफिनेटली या y माइनस y नॉट। ठीक है, u u इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब जिस वक्त से हम लोगों ने काउंट करना स्टार्ट किया है। यस, ठीक है, ओके। फिर a इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, सेम कुछ ऐसा ही मीनिंग इसमें भी रहेगा। डेफिनेटली, और इसमें ये वाला इक्वेशन डेफिनेटली उसमें भी सेम मीनिंग। अच्छा, इस इक्वेशन को सर हम लोग ना एक स्केलर इक्वेशन भी कह सकते हैं क्योंकि ये वाला इक्वेशन बहुत बड़ी खास इक्वेशन है। पता है सर, इसको हम लोग वन डायमेंशन में भी यूज कर सकते हैं। Correct. और इस इक्वेशन को हम लोग टू डायमेंशन में भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। Yes. डायरेक्टली मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप इवन की बिना डायरेक्शन को कंसीडर किए भी आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर v जो है ना वो फाइनल स्पीड है। ये स्केलर फॉर्म में भी एप्लीकेबल है। Yes. और यहाँ पे s बन जाएगा तब डिस्टेंस। यस, लेकिन ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो जो डिस्टेंस है ये जो फाइनल स्पीड है और ये डायरेक्शन यानी यहाँ पर जो है ना ये a डॉट s के फॉर्म में है। मतलब एक्सेलरेशन और वो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री टाइप से मेंटेन रहना चाहिए। ओके, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाएगा दोनों। यस, सेम डायरेक्शन में जाएगा दोनों। तो हम लोग इसके कोई एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई एक एग्जांपल लेने के लिए सबसे पहला अच्छा सा एक एग्जांपल आप कोई भी बोलिए जहां से कि मैं स्टार्ट करूं। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले सकते हैं लेकिन वो 2D में आ जाएगा। वो 2D में आ जाएगा सर, 1D में रहता है। 1D में रहने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। बोलिए। जैसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, मोशन अंडर ग्रेविटी में तो वहां पे लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने जमीन से फेंका। चलिए, एक ऑब्जेक्ट को हमने जमीन से फेंका है, डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ तो स्पीड होना ही पड़ेगा। डेफिनेटली, ठीक है, ओके। तो जब इसको हम लोगों ने जमीन से फेंका है तो इसको अर्थ तो हमेशा पुल करता रहेगा। डेफिनेटली, मतलब इसका एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। जिस वक्त ये ऊपर जा रहा है उस वक्त ये जो जी होगा वो इसके लिए एक रिटार्डेशन का काम करेगा। Definitely. और जिस वक्त यही सेम बॉल वहां से नीचे की तरफ आ रहा है उस वक्त यही जी एक्सेलरेशन का काम करेगा। लेकिन इस पूरे मोशन में क्या जी का डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी मोमेंट पर वेक्टर के टर्म्स में अगर बात करूं तो हमेशा ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट। मतलब अगर मैं इसका ग्राफिकल फॉर्म देखना चाहूं तो a वर्सेस t ये हमेशा ही a जो होगा वो माइनस जी को बनाएगा या नहीं बनाएगा? डेफिनेटली, है ना। वो कहीं पर रिटार्डेशन बने कहीं पर एक्सेलरेशन बने वो एक अलग कहानी है, लेकिन एक्सेलरेशन पूरे के पूरे में क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मोशन के बारे में अगर बात करूं तो अपवर्ड मोशन में जाते वक्त में इसका स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही करेगा। तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा मतलब एट द एंड लास्ट पर जाते जाते इसका स्पीड कितना हो जाना चाहिए था? 0। और यहां से वहां तक जाने में हमारा
ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है डायरेक्टली यूज हो सकता है? डेफिनेटली यूज चलिए, तो जैसे पहला वाला इक्वेशन है, मैं मान लेता हूँ कि सर यहाँ से कुछ टाइम के बाद, जैसे मान लेते हैं h हाइट ये चला गया और यहाँ पर कुछ टाइम t आ गया, तो इक्वेशन को मैं कैसे यूज करूँ, बोलो तो? इक्वेशन के लिए हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। यहाँ का इक्वेशन को पहले मैं वेलोसिटी v लिख देते हैं, मानना पड़ेगा। ठीक है। v इक्वल्स टू क्या लिख दूं? u दैट इज ये u है ना? हाँ, ये u है इनिशियल वेलोसिटी, u प्लस gt या माइनस gt? माइनस आएगा क्योंकि g और u ऑपोजिट में होगा। बिल्कुल, माइनस gt। माइनस आने का कारण है सीधा सीधा यहाँ पर रिटार्डेशन लगेगा, ठीक है। इस h के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, बोलिए। ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। वेरी गुड। और अगर मान लेते हैं कि हमें इसका डायरेक्टली अप टू जो लास्ट है टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम अगर हमें चाहिए, वह इक्वेशन का अगर हम लोग सोचे, तो मतलब उस वक्त पर स्पीड कितना हो गया इसका? 0। मतलब इसी सेम इक्वेशन में अगर हम लोगों ने v को 0 रख दिया तो ये काम बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। अगर हमें इसका मैक्सिमम हाइट को ही सिर्फ निकालना है तो मैक्सिमम हाइट के लिए ये इक्वेशन को यूज किया जा सकता है, इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें t की जगह पर हमें रखना पड़ेगा कि ये यहाँ से वहां तक जाने में कितना टाइम लिया, जिसको कि हम लोग डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट के नाम से, जो जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? u/g। तो अगर हम लोग इस t की जगह पर u/g रख देंगे तो ये डायरेक्टली h max दे देगा। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। ओके, इसके अगर डाउनवर्ड मोशन का अगर हम बात करें तो यहाँ पर तब तो फिर u को हम लोग 0 काउंट करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड वाले पार्ट को देखें तो बिगिनिंग ही हम लोग यहाँ से तब कर रहे हैं मोशन को समझने का। मतलब ये जो टाइम इलैप्स हुआ इसको आप एक पार्ट में रखिए और यहाँ से अगेन अगर आप टाइम को स्टार्ट करिए तो फिर अगेन हम लोग उसी सेम इक्वेशन को यहाँ प्लस जी लिख करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये काम करते हैं तो इसमें थोड़ा नीचे आने के बाद अगर इसका स्पीड मान लेते हैं v बना, तो ये स्पीड है क्योंकि डायरेक्शन तो नेगेटिव है ही। ओके, v इक्वल्स टू तो हम लोग क्या लिखेंगे? u प्लस gt। लेकिन ये t का काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है? इधर से। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये h आ गया तो h को हम लोग क्या लिख पाएंगे? h इक्वल ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, क्या हम लोग मान लो कि इसी पॉइंट पर पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन बिगिनिंग से लेकर के पहुंचना चाह रहे हैं, कैन वी यूज दिस? कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो अपना जो ये है कि ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट अगर हम लोगों ने यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया ये u, तो ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। मुझे इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी चाहिए तो क्या डायरेक्टली अगर मान लेते हैं कि ये वाला टाइम है t और बिगिनिंग टाइम कितना था? 0, तो क्या हम लोग डायरेक्टली इसमें v इक्वल्स टू u माइनस gt यूज कर सकते हैं या नहीं? जबकि देखो ऊपर जाते वक्त में तो माइनस जी है, नीचे आते वक्त में प्लस जी है, लेकिन अगर हम लोगों ने मान लो कि इसको सेपरेट किया ही नहीं तो हम लोग क्या इसमें कह सकते हैं कि a तो हमेशा ही नीचे था, और a हमेशा ही नीचे था तो a का डायरेक्शन हमेशा ही क्या था? कांस्टेंट, और a का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। तो हम लोग क्या डायरेक्टली ये इक्वेशन को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट स्टार्टिंग है और जहां पर है ये अभी, इन दोनों के बीच का गैपिंग को हम लोग h अगर नाम दे दें तो दिस h इज जस्ट लाइक अ डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव करेगा वो। ओके, तो h के जगह पर भी हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो यानी ये हो गया अपना इक्वेशन एनालिसिस, करेक्ट, ठीक है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग मान लेते हैं कोई कार वगैरह का एक एग्जांपल लेकर के अगर सोचे, एक बड़ा ही फेवरेट सा एग्जांपल, फेमस सा मुझे ध्यान में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल है कुछ ऐसा कि एक स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है, एक कार है, ये रेस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी u इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है, मान लेते हैं a1, ठीक है। कुछ टाइम तक गया और फिर उसने ब्रेक मारा, ठीक है, और फिर इसने ब्रेक मारा और जो रिटार्डेशन है वो है a2 का, और फाइनली ये जो कार है ये यहाँ पर आकर के रुक ही गया, ठीक है। और इस पूरे ड्यूरेशन जो है, ये पूरा का पूरा जो टाइम है, मान लेते हैं कि ये जो टाइम है वो है t, लेट इट बी, ठीक है। अभी हमने इस पर से, इस एग्जांपल से रिलेटेड भी हमने देखा ही होगा, क्वेश्चन बहुत सारा आते रहता है। तो यानी यहाँ पर अपना t कितना रहा? 0। किस किस तरह का क्वेश्चन इस पे बनाया जा सकता है? यहाँ पे तो मेनली जो मुझे दिखा है, एक तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन इस तरह का दिखता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज होकर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी बना, उसके बाद रिटार्डेशन होना स्टार्ट हुआ, वो मैक्सिमम वेलोसिटी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी, यस, मैक्सिमम वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और
फिर उसके बाद ये आगे मतलब एक तो v max बनेगा जो Yes. कि अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा, Yes. ठीक है, ओके। और दूसरा ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, Correct. मतलब स्टार्ट होकर के रुकने तक में हाँ. ये डिटेल में कितना, क्योंकि हमारे गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, सिर्फ A1 है, A2 है और टाइम है, टाइम, ये तीन चीज का इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे ना तो ये थोड़ा टाइम ले लेगा, हाँ. है ना। हाँ सर. इसमें मैं अगर एक ट्रिक बोलता हूँ आपको, हाँ सर. देखिए तो ये एक इफेक्टिव एक्सेलरेशन इसका निकाल दो। हाँ. जैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं, हाँ सर. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं, वैसे इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन को इसको ट्रीट करो, इक्विवेलेंट इफेक्टिव एक्सेलरेशन। Correct. तो ये जो है ये आप डायरेक्टली A1 A2 बाय A1 प्लस A2 आप इसको ट्रीट करो, डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्टली इफेक्टिव एक्सेलरेशन इसको ट्रीट करो। और फिर इसके हेल्प से ना आपको अगर मान लो V max चाहिए तो आप V max के लिए जैसे V इक्वल्स टू आप U प्लस AT लिखते हो ना, आप बस ये U को जीरो करो, यहाँ पर V max लिखो और V max के जगह के वैल्यू में A की जगह A इफेक्टिव को यूज करो, A1 A2 बाय A1 प्लस A2। और इस बीच में जब भी हुआ होगा उससे मतलब नहीं है, आपका ये टोटल ड्यूरेशन का ही काम करेगा, डायरेक्ट शॉर्टकट में हो जाता है, सीधा सीधा काम खत्म है। Yes. ओके, एक और भी था कि ये टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस भी अगर आपको निकालना है ना तो S इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप यहाँ पर U को क्या कंसिडर करो, जीरो, और ये खत्म हो गया, आपको क्या हो जाए A की जगह A इफेक्टिव आ जाएगा, तो हाफ इफेक्टिव एक्सेलरेशन की जगह पर A1 A2 बाय A1 प्लस A2 इनटू T स्क्वायर, सीधा सीधा बात खत्म। बस ये बड़ा ही फेमस एग्जांपल है ना। ओके, कोई और एग्जांपल जो आप बताना चाहेंगे? मेनली तो यही दो मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस था, उसके अलावा हम n सेकंड वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, डिस्टेंस nth सेकंड वाला एक कॉन्सेप्ट लिया जा सकता है, भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे nth सेकंड में एक गाड़ी मान लेते हैं कि एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर से स्टार्ट हुआ, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट करें, रेस्ट से स्टार्ट कर, लेकिन ये हमेशा पता है क्वेश्चन में मेंशन अगर ना करे ना तो लेना नहीं चाहिए, तो हम यू मान सकते हैं उसको। हाँ, अगर मतलब ये क्वेश्चन में मैंने ये देखा हुआ है कि वो लोग मेंशन नहीं करता है और हम लोग हमेशा फोकस क्या करते हैं, यू तो जीरो ही होगा, वो बहुत बार वो लोग ये गेम खेल लेता है। तो अगर ये यू मेंशन्ड है कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो यहाँ पे यू जीरो मानना, नहीं तो नहीं मानना है, ठीक है। ओके, चलो तो मान लेते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है, ये कहीं तक पहुंचा, मान लेते हैं ये n-1 सेकेंड में यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, वो इसका कुछ भी ऐसा एक डिस्टेंस है S1, ठीक है। फिर एक सेकंड और दिया, यानी n सेकंड में ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है, मतलब ये हो गया एक तरीके से S2 है ना। यही तो होता है SNth, nth मतलब लास्ट 1 सेकंड, लास्ट 1 सेकंड, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर हमें निकालना है तो ये तो डेल्टा S होगी, तो डेल्टा S के जगह पर तो हम लोग सीधा सीधा S2 माइनस S1 भी लिख सकते हैं। अब S2 निकालना कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं होगा, U मालूम है, T मालूम है, पता है, तो UN प्लस हाफ AN स्क्वायर, और इसको भी निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये भी UN-1 प्लस हाफ AN-1 का स्क्वायर, और ये डायरेक्टली भी हम लोग याद रख सकते हैं nth सेकंड का, जैसे क्या आता है, S इक्वल, हाँ, U प्लस A/2 इनटू ट्वाइस n -1, हाँ। लेकिन ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये लास्ट 1 सेकंड का है, ये लास्ट 1 सेकंड का, अगर लास्ट 2 सेकंड का दे देगा तो फिर ये डायरेक्ट नहीं आएगा, नहीं, फिर हमें इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना पड़ेगा, फिर ये मतलब S2 S1 या S फाइनल S इनिशियल ऐसे करके निकाल दें तो ये आ जाएगा। और वही सबसे अच्छा भी मेथड लगता है, क्योंकि इसमें बहुत बार ये काम नहीं भी करता है, क्योंकि वो क्वेश्चन के लैंग्वेज में फंस जाते हैं हम लोग, एग्जैक्टली, है ना। ओके, और कोई एग्जांपल आप देना चाहेंगे? और इसमें काइनेमेटिक्स में अभी प्रोजेक्टाइल वाले पार्ट पे थोड़ा मूव कर सकते हैं, 2D वाले सेक्शन में थोड़ा सा मूव, प्रोजेक्टाइल वाले पार्ट पे आ जाएंगे। पहले एक स्ट्रेट लाइन का ही यूनिफॉर्म सर्कुलेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे रहते हैं थोड़ा, थोड़ा बहुत वहां पे रह सकते हैं, और उसके बाद ग्राफ वाला पार्ट पे थोड़ा हम लोग जा सकते हैं, उसके बाद ग्राफ वाले पार्ट पे। तो पहले अभी हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में और कोई एग्जांपल है जो आप देना चाहेंगे बच्चों को? एक चीज में हम आ सकते हैं जिसमें इक्वेशन के फॉर्म में जो क्वेश्चंस दिया रहता है उसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन रहता है, वो तो फिर नॉन यूनिफॉर्म में आप जा रहे हैं। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म में आ सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को कवर कर लेंगे हम लोग बाद में, तो अभी फिलहाल यूनिफॉर्म में रहना है। तो यूनिफॉर्म में हम एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन वाला जो पार्ट रहता है जिसमें वेरिएबल के फॉर्म में दिया रहता है, हो सकता है हमें उसमें जो एक इक्वेशन हमें मोस्टली यूज करना होता है, a = v dv/dx वाला कॉन्सेप्ट, इसके रिगार्डिंग हम एक दो क्वेश्चंस दे सकते हैं। ये इक्वेशन सर काम का तो है, v dv/dx, लेकिन इसमें ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन वेरिएबल है। हाँ, ये पहचानना ही बड़ा मुश्किल बात है, हाँ, है ना।
इसमें इसमें पहचानने के लिए ना हम लोगों को ये थोड़ा सा बाद में इसको सिखाते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें बाद में तो यानी कि इसमें और कुछ अभी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसी से रिलेटेड एक मोशन अंडर ग्रेविटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, श्योर, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम लोग फॉर्मूलाज के थ्रू पहले बताएं, तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक बॉल को हमने यू स्पीड से थ्रो किया, ठीक है। ये कितना टाइम तक ऊपर जाता रहेगा, तो यानी उसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट कहेंगे। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग मेंशन कर सकते हैं कितना, u by g डायरेक्ट, u by g सीधा सीधा हम लोग याद कर सकते हैं। कितना मैक्सिमम हाइट तक गया, ये इस पॉइंट से लेकर के ये जिस पॉइंट पर भी से भी हमने इसको थ्रो किया है उस पॉइंट से मैक्सिमम तक, मतलब मैक्सिमम कहने का मतलब जहां पर भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये बीच का जो ये हाइट है h, इस h के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, u square by 2g, u square by 2g, सही है। हम लोगों को ये दो इक्वेशन याद रखने से हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसका एक एप्लीकेशन ऐसे करके भी अगर देख लें, सपोज कर लेते हैं कि ये ग्राउंड से ना फेंक करके उसने एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग से ही अगर मान लेते हैं कि उसने कुछ ऐसे फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और इसका इनिशियल हाइट उसने दे रखा मान लेते हैं 30 मीटर, करेक्ट। अगर ऐसा करके कुछ दे रखा है तो इस पॉइंट से ये जो इक्वेशन है ना u स्क्वायर बाई 2g, वो इस पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक जाने का हाइट देगा, करेक्ट। तो मतलब ये वाला अगर हमें हाइट निकालना है तो ये h इक्वल्स टू हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला, v स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू g का वैल्यू डायरेक्टली 10 यूज कर लेते हैं, यानी ये कितना हो गया 20। मतलब अगर हमसे इसमें पूछता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तब तो आंसर कितना रहेगा 20, लेकिन फ्रॉम ग्राउंड पूछ लिया तो फिर 50 आ जाएगा, तब फिर आंसर 50 हो जाएगा, यस, है ना, यस। तो ये एक तरह का क्वेश्चन इसमें अच्छा होता है, ओके। फिर अगर मान लेते हैं ये ऊपर जाने वाला अगर हमसे क्लियर हो जाए, तब इसका नीचे जाने वाला भी, वो भी देखना होगा, टाइम ऑफ डिसेंट वाला भी देखना होगा। तो अगर मान लेते हैं कि एक बॉल को हमने यहाँ पर रेस्ट से रिलीज किया और वो अगर नीचे गिर रहा है सीधा सीधा यहाँ पर, तो जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं इसका स्पीड है v या v नॉट मान लेते हैं, और जितना ये नीचे गिरा है वो है h, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें दो ही चीजें तो इसमें ही पूछेगा, पहला टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कितना टाइम लगा है उसका नीचे गिरने में, तो टाइम ऑफ डिसेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं स्क्वायर रूट 2h बाई g, सीधा सीधा इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो v नोड है, ये v नोड के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअली u स्क्वायर प्लस 2gh, लेकिन u के जगह पर तो यहाँ पर कितना है, जीरो, तो ये u जीरो होने से यानी ये सीधा सीधा कितना बन जाएगा, रूट ओवर 2gh। और हाइट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर इसको यूज कर सकते हैं। अगर टाइम के फॉर्म में दिया होगा तो यहाँ से यूज कर लेंगे, और अगर वेलोसिटी के फॉर्म में दिया होगा तो यहाँ से यूज कर लेंगे। बिल्कुल बढ़िया है ना। तो ये वेलोसिटी भी निकल गया और ये भी निकल गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी मैंने जो देखा हुआ है ना, वो क्या, ये खास करके नीचे फेंकने वाला में क्या होता है कि वो लोग एक कुछ ब्रिज वगैरह का एग्जांपल देते रहते हैं, जैसे कि ये एक ब्रिज है, नीचे पानी है ना, यहाँ पर से एक ही पॉइंट से पहले एक बॉल को फेंका, ठीक है, कुछ t इक्वल्स टू 0 पर, फिर उसके 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद मान लेते हैं एक और बॉल को सेम पोजीशन से उसने थ्रो कर दिया, तो मान लेते हैं ये हो गया t इक्वल्स टू 1। अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन बना दे, फिर उसने बोला कि इसको तो हमने रिलीज किया था, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन इसको कितने स्पीड से थ्रो करें, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं इनिशियल स्पीड है u, है ना, तो इसको कितने स्पीड से थ्रो करें कि ये यहाँ पर नीचे गिरते वक्त में दोनों एक साथ ही गिरे, एक साथ, दोनों का टाइम सेम हो जाएगा इस मोमेंट पे, है ना, क्योंकि सेम डिस्टेंस दोनों ने ट्रेवल किया। लेकिन एक बात है, ये t इक्वल्स टू 0 पर फेंका गया है और ये वो उसके 1 सेकंड के बाद, इसका 1 सेकंड का एडवांटेज रहेगा, इसके पास 1 सेकंड का एडवांटेज है। तो ये जो h है, ये h अगर इसके हेल्प से हम लोग लिखना चाहें, ये वाले के हेल्प से, तो इसमें मान लो कि अगर फाइनल टाइम है t, तो यानी इसको तो टाइम मिला है 0 से स्टार्ट होकर के t तक, करेक्ट, मतलब टोटल टाइम ड्यूरेशन इसको मिला है t का। तो इसके लिए अगर हम लोग h को बनाना चाहें इक्वेशन, तो h बन सकता है ut प्लस हाफ g t स्क्वायर, प्लस यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी h के जगह पर कितना आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया पहले वाले का। लेकिन अगर दूसरे वाले को देखें तो उसका भी फाइनल टाइम तो t है, लेकिन इनिशियल टाइम तो 1 सेकंड बीत चुका था,
तो उसके लिए तो टाइम ड्यूरेशन तो t-1 ही हुआ ना सर। हाँ, यस, 1 सेकंड कम होगा उससे। समझा रहा है? हाँ, अगर 2 सेकंड के बाद फेंकता तो यहाँ पर कितना होता? t-2 हो t-2 हो जाता। हाँ, लेकिन उसने भी कवर तो सेम ही डिस्टेंस किया, करेक्ट। तो उसके लिए तब फिर h का इक्वेशन हम लोग क्या बना देंगे? ut तो उसके लिए u तो रहा है, नॉन जीरो तो वैल्यू है। u इंटू ये टाइम ड्यूरेशन यूज करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर यानी डेल्टा टी की जगह पर क्या लिखेंगे? t-1 प्लस हाफ g, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? t-1 का होल स्क्वायर। और फिर ये h और वो h तो वो क्या ही रहा है कि इक्वल है, हाँ, तो दोनों हम लोग इक्वल कर देंगे तो u निकल जाएगा। टाइम पूछेगा तो टाइम निकल और जाएगा। अगर उसने h दे रखा है हाँ, तो t निकलेगा। हाँ, मतलब इसमें 2 अननोन है, कहने का मतलब है एक h अननोन है हाँ, और कहीं ना कहीं एक t भी अननोन है। u भी अननोन हो सकता है। u, हाँ u भी अननोन हो सकता है। हाँ, अगर उसने u दिया हाँ, तब ये 2 इक्वेशन से 2 अननोन। हाँ, लेकिन अगर h दे दिया, जो मोस्टली देगा, हाँ, h देगा h दिया रहेगा और वो u पूछेगा। हाँ, जितना मैंने अभी तक में वेरिएशन देखा है, तो वो u पूछेगा और हमें पहले एक तरफ से t निकाल करके फिर दूसरे में यूज करके u निकाल देना है, कुछ ऐसा। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है इसमें। हाँ, ठीक है, ओके। अगर हम लोग इसमें एक और पैटर्न पे जाएं सर, जो कि एक और क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहा है कि मान लो जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कुछ हाइट पर हम लोगों ने ये 2-3 बॉल ले लिए ऐसे, ओके, ठीक है, और एक बॉल को जो है हमने यहाँ पर से रिलीज किया, सिंपली ऐसे रिलीज कर दिया। तो अगर यहाँ से रिलीज किया तो ये तो सीधा गिरेगा, करेक्ट, और ये रिलीज किया तो यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, और इसको यहाँ पर गिरने में जो टाइम लगा है ना वो है t1, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया, इसका कुछ डेफिनेट वेलोसिटी u है, और ये ऊपर गया फिर नीचे आया, और इसको पहुंचने में जो फाइनली टाइम लगा वो टाइम है t2, ठीक है। और ये वाला जो थर्ड वाला बॉल है उसको डायरेक्टली हमने u वेलोसिटी से नीचे की तरफ थ्रो कर दिया, और इसको जो सीधा सीधा ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगा है ना वो है, मान लेते हैं t3। तो इस तरीके से आपको मिल गए 3 टाइम। लेकिन देखो एक ही जगह से एक ही लेवल से तीनों बॉल को फेंका है, करेक्ट है ना। ये तीनों टाइम के बीच का रिलेशन मतलब मोस्टली क्या करेगा, वो ये देगा और ये देगा, u वेलोसिटी से ऊपर u वेलोसिटी से नीचे, इन दोनों का टाइम देगा और मोस्टली वो इसका टाइम पूछ लेगा। तो ये t1 t2 t3 का रिलेशन अगर हमें डायरेक्टली मालूम रहे तो बहुत सारा टाइम इसमें भी बच जाएगा, है ना। तो इसमें भी t1 जो होता है, t1 देखिए जो सीधा सीधा हमने रिलीज किया था, फॉल वाला है ना, दिस t1 विल बी इक्वल टू रूट अंडर t2 इंटू t3, डायरेक्ट शॉर्टकट डायरेक्टली। ये भी एक है जो कि डायरेक्टली, मतलब ये सब जो पॉइंट्स हैं ये कोई बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स ही सही बट काम आ जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एक और भी मुझे ऐसे एग्जांपल याद आ रहा है। देखो जैसे कि एक रोड है, रोड पर है ऐसा एक पोल यहाँ पर है, मान लेते हैं एक पोल यहाँ पर है और एक पोल इसके मिडिल में भी है ना। एक गाड़ी दिया हुआ है जो कि इस पॉइंट को क्रॉस करता है कुछ u स्पीड से, है ना, इस पॉइंट को क्रॉस करता है कुछ मान लेते हैं v स्पीड से, और ये पॉइंट जो मिडिल पर था, तो जिस वक्त वो गाड़ी इसको क्रॉस कर रहा था उस वक्त इसका स्पीड कितना था, लेकिन इसका एक्सेलरेशन थ्रू आउट जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो थ्रू आउट है वो कांस्टेंट है। ये सब जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सिर्फ एक सिचुएशन है, सभी में वो इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसमें भी अभी देखो ये वाला ये डिस्टेंस, तो अगर हम लोग इसको d मान लेंगे तो ये भी तो डिस्टेंस d ही हो जाएगा, लेकिन अब d को पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखे फिर उस d को लिखे, क्योंकि यहाँ का स्पीड तो कुछ ना कुछ तो आएगा डेफिनेटली मिडिल वाला। तो ये मिडिल वाला स्पीड को अगर मान लो कि हम v0 लिख दे तो वो सारे चीजों को दरकिनार करके ना मैं आपको डायरेक्टली बोल सकता हूँ, ये v0 को आप डायरेक्टली u प्लस v/2 लिख सकते हो, आराम से आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें भी आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ये भी एक क्या कर, ये सब केसेस है जिसको आप डिस्कस कर सकते हो, है ना, शॉर्टकट है, ये सब कुछ शॉर्टकट्स है। फिर से जैसे कि मान लो कि एक और एग्जांपल मैं ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन से ही ले रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि एक यहाँ पर एक कार वाला ही है और वो कुछ स्पीड से ड्राइव कर रहा है गाड़ी को, मान लेते हैं कि इसका स्पीड v0 था, ठीक है। सडनली वो क्या देखता है कि यहाँ पर कुछ एक सामने आ गया या रेड लाइट ही आ जाए, ठीक है, और उसे सडनली ब्रेक लेना पड़ता है, तो वो कितना मिनिमम डिस्टेंस में रुक सकता है, उस तरह के भी क्वेश्चंस बड़े फेमस हैं। उसमें रिटार्डेशन का आ जाएगा। अब उसने तो यहाँ पे ब्रेक मारना है, अब ब्रेक मारेगा तो यहाँ पे पक्का फ्रिक्शन का यूज आएगा। अब फ्रिक्शन तो यहाँ पर जब व्हील पूरा ही जाम हो जाएगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का ही कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि ये स्किडिंग में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो रिटार्डेशन आएगा, दैट रिटार्डेशन का वैल्यू
वो तो पक्का है, फ्रिक्शन फोर्स बाय मास ही होगा। एग्जैक्टली। अब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पर क्या बन जाएगा, म्यू एम जी बाई एम, एम एम काट दीजिए तो यानी कितना बन जाएगा, म्यू जी। आप डायरेक्टली इस रिटार्डेशन वैल्यू को यूज करके ये एस निकाल सकते हैं, क्योंकि फाइनल स्पीड तो कितना बनना है, जीरो बनना है ना। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as का यूज करेंगे, इसमें रिटार्डेशन है और इसको जीरो कर सकते हैं हम लोग। यू के जगह पर आप वी नोट रख सकते हैं, माइनस 2 म्यू जी इंटू एस, एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी नोट स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। तो इस तरीके से हमने अभी जितना भी एग्जांपल्स डिस्कस किया है ये सब का सब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड है ना। अगर इतना को देख लिया जाए तो ठीक ठाक रहेगा, और मॉड्यूल के थ्रू थोड़े क्वेश्चंस भी कर लें। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ से निकल करके तो 2D में चलते हैं। ठीक है, ग्राफ वाला पार्ट भी थोड़ा बचा है, लेकिन ग्राफ को एक साथ करेंगे अच्छा नहीं रहेगा, 2D के बाद में, 2D के बाद में, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 2D के बाद में ग्राफ को करते हैं। तो 2D में अगर 2D का बात करें तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग 2D में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि 2D में ना सर सबसे बड़ा चीज जो हमें समझ में आता है वो वहां पर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते थे। इसमें s एक बार ना लिख करके दो बार लिखना होगा, x के लॉन्ग और y के लॉन्ग दोनों कोऑर्डिनेट का मेंशन करना होगा, है ना। तो यानी कि इसमें अगर v ही लिखना है तो पहले v अलोंग x लिखना पड़ेगा, ux प्लस axt, करेक्ट, v अलोंग y uy प्लस ayt। वैसे ही x इक्वल्स टू अगर लिखना है तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, और y अगर लिखना है तो uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, है ना। इसमें जो सबसे बड़ा वाला जो पंगा होता है ना, लोगों से बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो वाला एक पॉइंट सर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मान लो कि कोई भी व्हीकल हो, पार्टिकल हो, ऑब्जेक्ट हो, अगर उसका किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी अगर ऐसा है तो डायरेक्शन तो हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस के ही साथ डिफाइन करेंगे। तो उस जगह पर इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर बताना है आपको तो मेनली आपको क्या चाहिए होगा, vx और vy। तो हमें ये एंगल चाहिए होता है, और इस एंगल को निकालने के लिए हमें tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, vy by vx। ये एक रिलेशन ना मतलब जानते हुए भी लोग भूल जाते हैं। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चाहिए तो हमें सीधा सीधा क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी का y कंपोनेंट लिखो, वेलोसिटी का x कंपोनेंट लिखो और रेशियो ले लो। जैसे कि मैं बोलूं कि वेलोसिटी दिया हुआ है 2i कैप प्लस 6j कैप, है ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या ही करना है, tan थीटा इक्वल्स टू y कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना है 6, x कंपोनेंट कितना है 2, 6/2, बस tan थीटा हो गया 3। अगर मान लो कि वो लोग इतने भी अच्छे लोग नहीं होते हैं, वो सीधा सीधा देंगे और आपको बोलेंगे, है ना। तो r इक्वल्स टू अगर मान लो कैसे दे दे 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, अब तब बोलेंगे कि बताओ इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी 1 सेकंड पर कितना है, 1 सेकंड पर। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वेलोसिटी निकालना है, तो आप इसमें फिर y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट नहीं करना है, तब तो फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट इसको सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी नहीं बना लो। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इधर से आएगा 2 उधर से 2i कैप बन गया, 60 j कैप हो गया, और टाइम हमें वो मान लो कि दिया हुआ है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड पर अगर हमें tan थीटा निकालना है तो y कंपोनेंट जो है वो तो 60 है, तो 6 into 1 by x कंपोनेंट हो गया 2, हो गया ऐसा। तो एक तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन मेरे ख्याल से बच्चे निकाल लेंगे, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। इसके अलावा सर एक चीज होता है जो जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं, बहुत सारे बच्चे सर फंसते हैं, वो याद भी नहीं रहता, काफी याद भी नहीं रहता है। yes. अगर बच्चे को ये समझ में आ जाए कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो शायद वो कर पाएंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता वहां से कनेक्शन बन सकता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सर क्या है, नॉर्मली इट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हमें x का इक्वेशन मालूम है, हमें y का इक्वेशन मालूम है, हमें x और y का रिलेशन चाहिए सिंपली। मैं कहता हूं इसी इक्वेशन को दोबारा से मैं लिख करके देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कि बच्चे इसको कनेक्ट कर पाते हैं नहीं। 2ti का प्लस 3t स्क्वायर j का, ये है। चलो r इक्वल्स टू मैंने लिखा है 2ti का प्लस 3t स्क्वायर j का। तो इसमें अगर मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए ना तो हमें क्या करना है कि ये तो पोजीशन का इक्वेशन है, पोजीशन मतलब ये हो गया x कंपोनेंट, ये x वाला, और ये हो गया अपना y वाला। तो x इज इक्वल्स टू कितना है 2t, ये लिख चलो सिंपल x में। फिर ऐसे y इक्वल्स टू कितना आ गया 3t स्क्वायर।
हमें x और y का रिलेशन चाहिए। x और y को रिलेट करने वाला तो अपना टर्म क्या है, t है। तो एक जगह से t का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी यहां से t के जगह पर कितना हो जाएगा, और उस t को यहाँ पे रख देते हैं। तो हेंस y इक्वल्स टू 3 इंटू टी स्क्वायर अगर हमें करना है, यानी x बाई 2 का क्या करना है, स्क्वायर, यानी ये बन गया y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाई 4। एंड इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी हो गया, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का बहुत ज्यादा यूज है सर। हाँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बोलेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसमें वो कोई तो एक पॉइंट देगा। हाँ। जैसे कि मान लो कि वो उसने बोला कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2, बताओ कि ये वाला जो पार्टिकल है जो इस तरीके के मोशन से जा रहा है, क्या वो इस पॉइंट से पास कर रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका देखो x वैल्यू कितना है 1, y वैल्यू कितना है 2, इसमें x की जगह पे 1 रखो और देखो तो इसका y क्या 2 आता है। और अगर हम इसको रखेंगे तो ये देखो x की जगह 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 स्क्वायर बाई 4, 3/4, 3/4, तो y तो वहां 2 था, तो वो तो मैच नहीं किया, मतलब वो इस पॉइंट से नहीं पास नहीं करेगा। यस करेक्ट, इनवैलिड हो जाएगा, फिर इनवैलिड हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। ओके, अब हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ाने जा रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का तो दो पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे नीट के लिए। एक है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, जिसको आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन भी कह सकते हो, है ना, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हम लोग पहले बात किसका कर लें, हॉरिजॉन्टल का या ऑब्लिक का? पहले बात कर लीजिए, ऑब्लिक वाला कर लेते हैं। चलिए ऑब्लिक वाला करते हैं। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन का बात करें, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जैसे कि ये है, हमने यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है कुछ वेलोसिटी यू से, ये थीटा एंगल पे, ठीक है, तो ये एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए वहां पहुंचा, करेक्ट, ठीक है। इसमें x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को अगर हमें निकालना है तो x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा इसका कंपोनेंट, और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u sin थीटा। क्या लगता है आपको u cos थीटा u sin थीटा याद करना चाहिए क्या बच्चों को? ऐसे x कमांड u cos थीटा, y कमांड u sin थीटा, वो तो याद रह ही जाता है, याद रह जाता है, पता है, लेकिन ध्यान में ये रखना चाहिए कि ये थीटा उसने हॉरिजॉन्टल से दिया है या नहीं। हाँ। मैं आपको लास्ट टू लास्ट ईयर का जेईई मेन में क्वेश्चन आया था जिसमें थीटा उसने वर्टिकल से दे दिया था। यस, तो उसमें फिर बच्चे अरे सर cos थीटा, अरे cos थीटा के लिए थीटा तो पहले देख ले हॉरिजॉन्टल से है कि नहीं, एग्जैक्टली, है ना। अगर उसने ये थीटा वर्टिकल से दे दिया फिर तो उधर ही u cos थीटा हो जाएगा, फिर cos ऊपर चला जाएगा और नीचे sin आ जाएगा। हाँ। मतलब थीटा अगर हॉरिजॉन्टल से है तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं, सिंपल बात। ओके, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन क्या दोनों डायरेक्शन में है, x में भी है y में भी है, या सिर्फ एक ही डायरेक्शन में? खाली एक डायरेक्शन में रहेगा, सिर्फ y वाला, ओनली अलोंग वर्टिकल, ओनली अलोंग वर्टिकल। तो मतलब x डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन को हम लोग कितना बोलेंगे, 0 मान लेंगे, और ay उसको हम लोग -g बोल सकते हैं, बोलेंगे। यस, अच्छा, माइनस कहने का मतलब क्या, ये रिटार्डेशन है क्या? स्लोली इसका स्पीड ऊपर जाते वक्त में तो घटेगा और नीचे जाते वक्त में एक्सेलरेशन भी करवाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि अगर a इक्वल्स टू माइनस दिया हुआ है तो -g को रिटार्डेशन नहीं समझना चाहिए, करेक्ट, है ना, क्योंकि ये कभी इसका मीनिंग रिटार्डेशन हो सकता है, करेक्ट है, एंड कभी इसका मीनिंग एक्सेलरेशन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो जा किधर रहा है ना। तो ay इक्वल्स टू -g फिक्स्ड है क्योंकि g हमेशा नीचे के ही तरफ लगता है, साइन कन्वेंशन से आ जाता है। हाँ, साइन कन्वेंशन से। तो सीधा सीधा बच्चों बात ये हुआ कि अगर ay या एक्सेलरेशन कभी प्लस में दिया हुआ रहे तो इसको ये नहीं समझना चाहिए कि उसका मतलब एक्सेलरेशन ही है या रिटार्डेशन ही है। एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव वाला है उसका मीनिंग एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों हो सकता है, अगर ऐसा डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो। एल्स अगर कभी क्वेश्चन में आता है वो तो आप लोग देख करके समझ जाओगे कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये रिटार्डेशन कराएगा और नीचे आ रहा होगा तो वो एक्सेलरेशन कराएगा, ठीक है। ओके, चलो, तो इसमें अपना सर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करता। यस, वो कांस्टेंट रहता है, यही कांस्टेंट रहता है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है तो क्या बोलेंगे, u cos थीटा ही रहे। यहाँ पर भी अगर बोलूंगा तो कितना बोलूंगा, u cos थीटा। यहाँ पर भी बोलूंगा तो कितना बोलूंगा, u cos थीटा। लास्ट तक में किसी भी पॉइंट पर यही तो बोलना है, वही रहेगा हमेशा। इनफैक्ट पता है आपको, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल आपको बोलूं, सपोज कर लो कि ये u का वैल्यू, मैं जस्ट नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, है ना, अगर ये u का वैल्यू 20 दे दे और ये वाला एंगल 53 डिग्री दे दे और पूछ लेगा वो हाईएस्ट पॉइंट पर इसका वेलोसिटी बताओ, तो हाईएस्ट पॉइंट पर तो y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी नहीं है ना, जीरो हो जाएगा, वो जीरो ही है ना।
तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी तो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला ही बचेगा, Correct. और एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी चाहे हाईएस्ट पॉइंट पर पूछे चाहे बिगिनिंग पॉइंट पर पूछे, बात तो सेम ही सेम ही है। Yes. तो इसका एक्स डायरेक्शन में कितना वैल्यू आ जाएगा? 20 cos 53, सो 20 इसका वैल्यू हो गया 3/5, सो 5 4 जा, यानी आंसर कितना हो गया? 12। तो यही सेम 12 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर भी रहेगा। करेक्ट, ठीक है, ये एक बड़ा ही सिंपल सा है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, करता ही नहीं। इसके अलावा तो ये तो सब जगह हो गया u cos थीटा, यहाँ पर भी हो गया u cos थीटा, यहाँ पर भी वैल्यू हो गया u cos थीटा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें y डायरेक्शन का, तो देखो यहाँ का y डायरेक्शन और यहाँ का y डायरेक्शन में फर्क है, देखो मैग्नीट्यूड छोटा हो गया। करेक्ट, और यहाँ पर तो y डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो ही हो गया, और यहाँ पर y डायरेक्शन में अगर चेक करेंगे तो डाउनवर्ड हो जाएगा, और यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड होगा। मतलब जो डायरेक्शन बदल रहा है वो x वाला नहीं बदल रहा है, वो y वाला बदल, वो y वाला बदल रहा है। तो अगर मान लो कि क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछ ले कि जब इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी तो ऐसे ही होता है पाथ पर टेंजेंशियल, जिस वक्त इसका वेलोसिटी 30 डिग्री बना रहा है, हमने यहाँ पर मान लो कि फेंका है 60 डिग्री पर, मान लिया, जस्ट एक एग्जांपल है, मान लो कि हमने इस पर इसको थ्रो किया 60 पर, तो जिस वक्त इसका वेलोसिटी 30 डिग्री पर आ जाए उस वक्त इसका वेलोसिटी का वैल्यू बता दो या इसका y कंपोनेंट का वेलोसिटी बता दो। अगर ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाए मान लो, तो ये v को बताने के लिए सबसे अच्छा मेरे हिसाब से सर इसका x कंपोनेंट लो, वहां पर तो v कुछ भी मान लिया, तो v cos 30 हुआ, x कंपोनेंट v cos 30, और इनिशियली इसका x कंपोनेंट देख लो, दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये 20 ही है, तो इनिशियल वैल्यू 20 cos 60, करेक्ट, तो 20 cos 60 इनिशियल वैल्यू कितना बन गया इसका x कंपोनेंट 10, तो यानी यहां पर भी ये अगर v है तो v का x कंपोनेंट बनेगा v cos 30, तो v cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2, और ये वैल्यू किससे मैच करना चाहिए? 10 से। सो डायरेक्टली हमने v नहीं निकल गया, हो गया। एक तो ये हो गया, दूसरा एक और भी है सर, यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर हमसे यहाँ पर vy पूछ लिया जाए, vy, तो हम लोगों को vy निकालने के लिए फिर से दो मेथड है, पहले v निकाल लो फिर v sin थीटा कर दो, करेक्ट, या नहीं तो tan थीटा तो हमेशा vy/vx होता ही है ना, डेफिनेटली। अगर उसने बोला ये 30 डिग्री हो जाए तो tan 30 लिखूंगा, tan 30 इक्वल्स टू vy/vx, tan 30 का वैल्यू हमें पता ही है 1/√3, vy वो पूछ रहा है और vx तो हमें बिगिनिंग से पता है, लेट इट बी 10, तो vy डायरेक्टली निकल जाएगा, है ना। मतलब हम लोगों के इस पर्टिकुलर डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर उसे v चाहिए या vy चाहिए तो इट इज बेस्ट टू इक्वेट विथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। इसमें एक चीज और भी पूछा जा सकता है जो कि थोड़ा सा टफ पड़ेगा, कितने टाइम पर ऐसा होगा, कितने टाइम पर इसका स्पीड जो है या वेलोसिटी वो 30 डिग्री पर आएगा। वो टफ क्यों है सर मालूम? वो टफ इसलिए है क्योंकि एक बार यहां भी आ सकता है और एक बार यहां भी आ सकता है, दो वैल्यू आ सकता है। उसने तो ये बोला नहीं कि सिर्फ +30 हो, -30 भी तो हो सकता है, तो 30 इधर भी पॉसिबल है और 30 उधर भी पॉसिबल है। और पता है कल हम लोग इस क्वेश्चन को देंगे भी, ठीक है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो अगर मान लो कि ये 30 डिग्री पर ही हुआ, तो हमें vy तो पता है, तो एक बार ये वाला vy को क्या बोलोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आ जाएगा। एक सेकंड के लिए देखो यहाँ अगर मुझे मान लेते हैं vy इक्वल्स टू, हमें पता है हमें इक्वेशन यूज करना है uy प्लस ayt, करेक्ट है। मैं एक बार इस vy के जगह पर प्लस vy यूज करूंगा और uy प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस जी अब लिख सकते हैं, माइनस जी इंटू टी, इस टी को t1 यूज कर लो, यहां से आपको t1 निकल जाएगा। और सेम इसी vy को एक बार माइनस vy यूज करूंगा क्योंकि उधर वाला टाइम निकल जाएगा, ये वाला टाइम, क्योंकि यहाँ पर vy क्या है, प्लस या माइनस, तो इसी vy को एक बार माइनस vy लिखूंगा और फिर सेम इक्वेशन uy माइनस जी, लेकिन उस वक्त t की जगह पर क्या लिख दूंगा, t2, दो टाइम आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, सपोज कर लो कि ये है 20 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल दिया हुआ है लेट इट बी 53 डिग्री। उसने हमसे पूछा कि कितने टाइम के बाद एंगल जो है वो लेट इट बी 37 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो 37 डिग्री मान लेते हैं इस पॉइंट पर हुआ, यहाँ पर ये 37 डिग्री हुआ, हमें ये वाला टाइम चाहिए t1 होगा, और एक और बार ऐसा होगा
जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये 37 बनाएगा और उस समय का टाइम होगा t2। तो t1 एंड t2। अब यहाँ पर हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, तो इस जगह पर vy निकालना पड़ेगा। अब vy को निकालने के लिए आप लोगों को पता है tan 37 इक्वल्स टू vy बाई vx। तो vy बाई vx। अब vx का वैल्यू लो चाहे ux का वैल्यू लो, सेम ही रहता है। तो 20 cos 53 का वैल्यू कितना आया था? नहीं 12 आया था ना शायद। 10 आया था शायद। नहीं देखिए तो नहीं वहाँ 60 था। ओके ये 10 था, 12 आ गया था। यस 20 into cos 53 यानी 3/5, 5 4 जा 4 3 जा 12 आया, सही है। ठीक है। तो vx का वैल्यू तो हर जगह 12 ही रहेगा, यानी यहाँ पर हो गया vy बाई 12 और tan 37 का वैल्यू होता है 3/4, करेक्ट, इक्वल्स टू vy बाई 12। तो vy का वैल्यू 9 हो जाएगा, ठीक है। vy का वैल्यू हो गया 9। अब आप थोड़े से स्मार्टली इसको क्या करो, यहाँ पर आप यूज करो +9 vy के जगह, और वही सेम वैल्यू यहाँ पर vy इक्वल्स टू -9 यूज करो। देखना आपको दो आंसर आएगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे vy इक्वल्स टू जैसे लिखा vy इक्वल्स टू uy माइनस gt ही तो होता है, करेक्ट, ठीक है। पहला यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 9, uy तो हमने निकाला नहीं है, ये 16 आ जाएगा क्या? 20 sin 53 16 होगा। तो ये हो गया 16 माइनस g के जगह पर 10 इंटू t की जगह t1 लिखता हूँ। तो यानी ये हो गया 10 t1 इक्वल्स टू 16 माइनस 9 हो गया 7। सो t1 हो गया 7/10 यानी 0.7 सेकंड, करेक्ट, ठीक है। एक बार और इसी को करते हैं, सेम यही वाला इक्वेशन, लेकिन उस वक्त vy की जगह पर रखते हैं हम लोग -9 इस टाइम को निकालने के लिए। और यहाँ हो गया अपना 16 माइनस 10 t की जगह हो गया t2। तो 10 t2 इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, 25। सो t2 हो जाएगा 2.5 सेकेंड। दो टाइम आ गया। ऐसे वाले क्वेश्चन तो कल देंगे। हाँ, हो जाएगा। जाएगा। एक और पॉइंट बता सकते हैं सर, ये जो एक पॉइंट और भी मुझे मेंशन करना था, वैसे पता ही होगा उनको, कि जब इनिशियली वर्टिकली जब इनको प्रोजेक्ट करते हैं, इस टाइम पे जो वेलोसिटी होता है यहाँ पे जी, जब वो वापस आके जमीन पे गिरेगा, इस इंस्टेंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है, क्या हम उसको सेम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सर, बशर्ते वहाँ पे विंड वगैरह का कोई इफेक्ट ना। हाँ, तो इसमें विंड इफेक्ट नेग्लेक्टेड बोलना होगा। हाँ, उसको नेग्लेक्ट करना होगा, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको। तो यहाँ पे फिर ये फाइनल सेम आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो कि u cos थीटा है वही सेम रहेगा, वो भी सेम रहेगा। और यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हाँ, तो ये एंगल भी सेम बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री, ये भी सेम आ जाएगा। तो ये कुछ छोटा मोटा सा प्रॉपर्टीज है। हाँ, इसमें रेंज का इक्वेशन सर हम लोग क्या बताएंगे? रेंज का तो जनरल इक्वेशन हमारे पास है r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, करेक्ट है। हाँ, रेंज का एक और भी इक्वेशन सर बड़ा काम का है। हाँ, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे याद करें, 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। हाँ, लेकिन ये इक्वेशन तभी यूज करना चाहिए जब इनिशियल वेलोसिटी वो वेक्टर फॉर्म में दे दे। हाँ, तब ये जैसे इनिशियल वेलोसिटी दे दे वो 3i कैप प्लस 4j कैप। हाँ, 3i कैप प्लस 4j कैप, तो x वेलोसिटी कितना हो गया? x वाला आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, और 4 की जगह पे इधर आ जाएगा, फिर बस वो डायरेक्टली निकल जाएगा। हाँ, ये शॉर्टकट हो जाएगा उसके लिए। अच्छा, रेंज हम लोग कहते हैं ना कि दो एंगल पर सेम रेंज मिलता है। दो एंगल पर सेम रेंज मिलता है, हाँ। हाँ, वो एक तो एंगल हो गया अपना थीटा, और दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एक ऐसे गिरता है, हाँ, दूसरा वाला ऐसे गिर सकता है, दोनों का रेंज सेम हो गया। यस, तो या तो हमें एक ऐसे लेना होगा कि ये वाला एंगल थीटा, या फिर वर्टिकल के साथ भी थीटा। ये वाला ऐसा एक तरीका है, नहीं तो एक को थीटा मान सकते हैं, हाँ, और दूसरे वाले एंगल को इसको हम 90 माइनस, यही सबसे आसान है। हाँ, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, क्योंकि ऊपर से अगर वो थीटा मेजर करेगा ना तो वो कंफ्यूजन में आ जाएगा। हाँ, इसीलिए बेटर है कि दोनों को ग्राउंड से मेजर करें, ये भी थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा। हाँ, तब रेंज दोनों के लिए सेम हो जाएगा। यस, करेक्ट। तो ठीक है, रेंज में तो इतना ही सवाल इस पर बन सकता है। रेंज कब सेम होगा, एक सवाल ये हो गया, ठीक है। और हाइट का रेशियो पूछ सकते हैं कि अगर यहाँ पे रेंज सेम है तो हाइट का रेशियो क्या होगा। तो पहले मैक्सिमम हाइट को बता दिया जाए। हाँ, उसके बाद ही तो चल मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? हम यूज करेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं uy का होल uy स्क्वायर बाय 2g। मतलब यहाँ पर भी आप ये कहना चाह रहे हैं
कि मैक्सिमम हाइट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। करेक्ट इसको x कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट अच्छा सर, ये जो g है, हाँ। हाँ g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, करेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यस यस, तो अगर मैं चाहूं उस इक्वेशन को, अगर मैं चाहूं उस इक्वेशन को किसी और जगह पे अप्लाई करना, जैसे मान लो कि एक कोई भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म जो है ना वो मान लेते हैं कि कुछ a एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है। ओके हम उसी मैक्सिमम मान लेते हैं यहां पर से हमने इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया इसके रिस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, ये u स्पीड से, चाहे वो आप सीधा ऊपर फेंको चाहे वो ऑब्लिकली फेंको, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि y डायरेक्शन में तो एक ही है, uy है, x का तो काम ही नहीं है। करेक्ट तो इसमें मैक्सिमम हाइट का विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, क्या हम लोग इसमें मैक्सिमम हाइट के लिए u स्क्वायर बाय 2 g इफेक्टिव यूज कर सकते हैं या नहीं? एक्सेलरेशन ऑलरेडी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। यस, एक तो g तो नीचे लग ही रहा था, साथ में ऊपर, और ये जो a है, a के कारण से एक सूडो फोर्स आएगा और वो भी नीचे आएगा। एग्जैक्टली तो g इफेक्टिव के जगह पर इस केस में आ जाएगा g प्लस a। करेक्ट, गलती से भी उन्हें g माइनस a नहीं समझना है। ऐसा नहीं देख लेना कि a ऊपर है तो g और g नीचे है, ऐसा g माइनस a नहीं समझना है, क्योंकि इसका सूडो फोर्स का इफेक्ट आता है, सूडो इफेक्ट, और इसका सूडो इफेक्ट डाउनवर्ड ही आता है। करेक्ट है ना, क्योंकि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका सूडो इफेक्ट डाउनवर्ड ही आएगा, सो यहाँ g प्लस a ही काउंट होना है। ओके, है ना। अच्छा, एक चीज और भी यहीं पर, लेकिन सर अगर इसमें हम एक्सेलरेशन को उल्टा कर दे तो तब तो बिल्कुल होगा, तब माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, g इफेक्टिव वो चाहे g प्लस a बने चाहे g माइनस a है, वो बनाना ही पड़ेगा। बल्कि सर ना यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो वो लोग बहुत बार प्लेटफॉर्म का ये एक्सेलरेशन नहीं देता। वो लोग कैसे बोलता है कि प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है वर्टिकली इस इक्वेशन से, मान लेते हैं 2t स्क्वायर, ऐसे इस पर्टिकुलर पोजीशन है, ये प्लेटफॉर्म के लिए है, और यहां पर से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया, ऐसे भी दे देगा। अब देखो y इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, अब इसको देख करके बच्चे डर जाएंगे। इसको आपको सिर्फ क्या करना है, 2 बार तो डिफरेंशिएट ही तो करना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली a आ जाएगा कितना, 4। y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, हाँ, ये प्लेटफॉर्म के लिए है, और ये ऊपर के डायरेक्शन में है तो फिर से g प्लस a यूज कर लो। इनडायरेक्टली a का वैल्यू हमें दे ही दिया है, वो इक्वेशन के हिसाब से वो वही देना चाह रहा है, बस आपको कंफ्यूज कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली, है ना। हाँ, आप हाइट के लिए और भी कुछ बता रहे थे। हाइट के लिए मैं बता रहा था, हाँ इसका रेशियो निकालने को बोल सकता है। जब रेशियो निकालने को बोलेगा देन वी नो कि रेंज और हाइट का एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है, इसको हम लिखते हैं r इक्वल्स टू 4h cot theta। यस, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, सब लोग इसको याद करो, r इक्वल्स टू 4h cot theta, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यस डेफिनेटली, और इसमें दोनों के लिए अलग अलग रिलेशन बन जाएगा। सिंस पहले वाले के लिए अगर हम लिखने जाएंगे तो ये बन जाएगा 4h1 cot, पहले वाले के लिए एंगल cot theta 1 मान लेते हैं, या cot, हाँ ठीक है, थीटा 1, और दूसरे वाले के लिए 4 into h2 into cot theta 2। बिल्कुल, लेकिन सिंस दोनों का रेंज सेम है तो थीटा 1 थीटा 2 का रिलेशन बना सकते हैं। बिल्कुल, तो हम यहाँ पे थीटा 2 ना लिखकर हम इसको डायरेक्टली cot 90 माइनस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यस, और 90 माइनस थीटा डायरेक्टली बन जाएगा tan थीटा। हाँ, तो वो थीटा 1 होगा यहाँ पे, हाँ थीटा 1 हो जाएगा, हाँ, 90 माइनस थीटा 1 tan थीटा 1। तो फिर अगर दोनों का हमें रेशियो बन जाएगा, हाइट का रेशियो निकालना होगा तो दोनों का रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये तो कर ही लेंगे आराम से, ये तो रेशियो निकाल ही लेंगे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल, h1 by h2 करना है यहाँ पे। हाँ, इस तरह का प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों तो सेम हुआ ना, तो इक्वेट ही कर देना सीधा। हाँ इक्वेट करने से भी हो जाएगा, है ना, डिवाइड करेंगे भी तो ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भी तो वही एक ही बात है। ठीक है, ओके, बस ये पॉइंट मुझे मेंशन करना था। अच्छा, मैक्सिमम रेंज कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे बनता है? वो तो रट के रखा होगा सब लोगों ने कि अगर हम r का वैल्यू देखने जाए, r का जो इक्वेशन था u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, मतलब इसको मैक्सिमाइज करना, यही ना, मतलब 45 डिग्री। करेक्ट, अगर sin को मैक्सिमाइज करते तो इसमें मैक्सिमम करने के लिए थीटा हमें 45 पुट करना होगा। बिल्कुल, बस मतलब हमें याद रखना है मैक्सिमम रेंज होने के लिए 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करना है। करेक्ट, अच्छा, जिस वक्त 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे, हाँ, उस पर्टिकुलर पोजीशन पर, जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ से एक को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, हाँ, और ये गया है ये 100 मीटर, हाँ, तो उस वक्त ये हाइट कितना बनेगा, ये तो अगर हमें निकालना हो तो उस रिलेशन को यूज करके तो डायरेक्टली ये 1/4 बोल सकता हूँ डायरेक्टली, हाँ, क्योंकि cot थीटा cot 45 तो 1 हो जाएगा, हाँ, r इक्वल टू 4h हो जाएगा, r इक्वल्स टू 4h हो जाएगा। तो अगर हमें r दिया 100, h हमें मिल जाएगा 25, 100 by 4 25 मीटर, ये 25 मिल जाएगा, ये डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, शॉर्टकट हो जाएगा ये, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, इसमें एक और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर जाना चाह रहे हैं, वो है, क्योंकि रेंज हो गया, हाइट हो गया, हाँ सर, है ना, हम लोगों को अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन्हें समझाना चाहिए। हाँ वो इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो एक्स और वाई का रिलेशन है, करेक्ट,
ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट भी जानना चाहिए और फाइनल वैल्यू भी जानना चाहिए। तो जैसे x में हमें लिखना है, तो x क्या होता है, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ठीक है, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, लेकिन ax वाला वैल्यू तो जीरो बनेगा, जीरो है, तो यानी सिर्फ क्या बच जाएगा, uxt आएगा उसमें खाली, है ना। और y इक्वल्स टू जो हमारा बना था uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि प्लस ay की जगह डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब यहाँ से t का वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे तो xy का रिलेशन आएगा ना। हाँ, डेफिनेटली आ जाएगा। तो ये y इक्वल्स टू, मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप बोलिए अगर आपको नहीं सही लग रहा है, याद रखना tan थीटा x माइनस g बाई हाँ x स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये इसी फॉर्म में सिर्फ याद रखना काफी नहीं होगा, मैं तो कहूंगा कि tan थीटा इंटू x को कॉमन लो, 1 माइनस x बाई r भी बनाओ, है ना, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दोनों ही। इनफैक्ट ये सब ये मैथमेटिक्स है, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, यस, है ना। इसका प्रॉपर डेरिवेशन कराया था क्लास में, इसका और इसका। हाँ, नहीं तो बच्चों को ये सबको याद रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पर हम लोग तो क्वेश्चन भी देंगे और नीट वाले भी देते ही, ठीक है। इसमें ये थीटा क्या बता रहा होता है, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ये r क्या बता रहा होता है, रेंज, है ना। इस पर सर अगर हम एक क्वेश्चन को बताना चाहें इससे रिलेटेड, हालांकि उसको बिना इसके यूज किए भी बना सकते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पर एक वॉल है, ये एक वॉल है, ठीक है, जिस वॉल का हाइट है मान लेते हैं 50 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ना ये है, सपोज कर लेते हैं 75 मीटर, कुछ भी ऐसा एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये बॉल को हमने फेंका और ये जस्ट इस पॉइंट को क्रॉस कर जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर ये जस्ट इस पॉइंट को क्रॉस कर जा रहा है, इस वॉल को क्रॉस कर जा रहा है, जस्ट क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये क्रॉस अपने हाईएस्ट पॉइंट पे कर रहा है, करेक्ट, है ना। मतलब ये सीधा सीधा आपको h max का ही वैल्यू दे दिया, और ये सीधा सीधा आपको r बाई 2 का वैल्यू दे दिया। तो अगर ये r बाई 2 है, वो h है, तो r तो यहाँ से आप 150 बोल ही सकते हो, इसका डबल, करेक्ट, 150 रेंज हो गया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से ये थीटा जो है, इस थीटा को अगर निकालना हो, r इक्वल्स टू 4h cot थीटा को यूज करके r मालूम है, विच इज 150, 75 का डबल, करेक्ट, 4 इंटू हाइट इज 50 इंटू cot थीटा निकल जाएगा। ये क्वेश्चन सर अपने नीट का कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन एक यहाँ पर है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर अगर वो बोले कि क्रॉस ना करके इस पर्टिकुलर हाइट को ये 2 बार क्रॉस करता है, अगर क्वेश्चन उसने ऐसा बना दिया, मतलब अगर एक बॉल को हमने ऐसे फेंका, एक वॉल है जो कि इस हाइट का है, और सेम हाइट को एक बार और भी ये क्रॉस करता है, 2 बार क्रॉस करेगा। अगर ये 2 बार क्रॉस करने टाइप का अगर इसने क्वेश्चन बना दिया, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब ये क्रॉस कर रहा होगा तो मान लेते हैं टाइम t1 हो जाएगा, और सेकंड टाइम जब ये क्रॉस कर रहा होगा तब मान लेते हैं टाइम t2 है, ठीक है। तो फिर हमसे ये पूछ लेता है कि ये वॉल का तब बताओ हाइट क्या है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन अपने एग्जाम में एक तो नहीं पूछना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ये जेई ओरिएंटेड लेंथी हो जाता है। मैं थोड़ा सा इन लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ। एच को तुम लोग सीधा सीधा हाफ जी t1 t2 लिख लो, एकदम से सीधा खत्म। 2 बार इसको क्रॉस हुआ है, हाफ जी t1 t2, ये सीधा सीधा तुम्हें h दे देगा, समझा ना। तो पहली बार जो ये स्टार्ट हुआ था t = 0 पर, पहली बार t1 टाइम पे क्रॉस हुआ, और जाते जाते फिर दूसरी बार t2 टाइम पे क्रॉस करेगा, तो ये सीधा सीधा ये h का वैल्यू। और अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया, ये पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछ लेता है, तो भी हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं, वो हो जाएगा t1 + t2, कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये इस पैटर्न के क्वेश्चन आने का नीट में चांस नहीं है, करेक्ट, है ना। जी ओरिएंटेड हो जाएगा, ये जी ओरिएंटेड हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ इससे रिलेटेड कुछ और बताने का है? और टाइम ऑफ फ्लाइट वाला बता देंगे वो। हाँ बिल्कुल, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला एक जो है, बिल्कुल, ये जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट अपना हम लोग क्या लिखते हैं, 2u/g, करेक्ट, यानी कि 2u sin θ/g, करेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। मतलब अगर हमने एक बॉल को यहाँ से फेंका और ये यहाँ से आया, दूसरा बॉल को फेंका जो यहाँ से आया, तीसरा बॉल को फेंका जो यहाँ से आया, सभी का अगर ये हाइट सेम है, सभी का ये हाइट
सेम Same है, है। तो मतलब सभी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, ये थियोरेटिकल पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्योंकि सभी का हाइट सेम, हाँ, इसीलिए सभी का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम। सेम हो जाएगा। क्या हम लोग कह सकते हैं सभी का वर्टिकल हाइट सेम होने से उसका इनिशियल स्पीड भी सेम होगा, ऐसा बोल पाएंगे क्या? इनिशियल ना। वो डिपेंड करेगा वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या हाँ फिर देखिए, ये बिल्कुल सही आपने पकड़ा। ये तो जिसका ये ज्यादा है रेंज, हाँ, मतलब पक्का है कि उसका एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी ज्यादा होगा। डेफिनेटली। तो इसका मतलब जिस सभी का वर्टिकल कंपोनेंट बराबर, यस, लेकिन वर्टिकल एक्स कंपोनेंट तो ये जो थर्ड नंबर वाला है उसका सबसे ज्यादा है, ज्यादा होगा, तो उसका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी सबसे ज्यादा हो ज्यादा हो जाएगा। यस, यानी कि हम अगर इंडिविजुअली कंबाइंड वाला वैल्यू लेने जाएंगे सबके लिए सेम नहीं कर सकते, सबके लिए Yes. अलग अलग आएगा, लेकिन वर्टिकल वाला सबके लिए सेम आएगा क्योंकि सबका हाइट सेम है Yes. और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम हो जाएगा। Yes. वर्टिकल हाइट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों सेम हो जाएगा। Yes. है ना? ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे अगर बात करें तो जब हम लोगों ने इसको मान लेते हैं यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो ये तो सीधा नीचे ही गिरना है ना। यहाँ पर आते आते इसका स्पीड जो होगा वो तो सीधा हो जाएगा ये u, मैंने बोला था ना कि u स्क्वायर प्लस 2gh। करेक्ट, ये सीधा सीधा ये h देख लेना है आपको, और यहाँ का स्पीड निकल जाएगा। ये तो स्केलर क्वेश्चन इक्वेशन है ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, मैंने वही यूज कर दिया। डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा, कोई मैटर नहीं करेगा इसमें। अगर वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पूछ लिया तो x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, y डायरेक्शन में तो हमेशा वेलोसिटी डाउनवर्ड ही रहेगा। और y डायरेक्शन के वेलोसिटी को लिखने के लिए हम लोगों ने अगर ये इक्वेशन को यूज किया AYT, तो UY तो यहाँ है नहीं ना, UY तो जीरो है, जीरो होगा क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। करेक्ट, तो UY जीरो है, तो ऐसे में AY की जगह पर G लिख लो, नीचे ही तो आ रहा है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का दो अलग अलग कॉन्सेप्ट क्यों ही लगाऊं, तो ये नीचे मैंने डायरेक्शन दिखा दिया और मैग्नीट्यूड लिख दिया, AY की जगह G और टाइम की जगह T। करेक्ट, तो ये हो गया GT, वो हो गया U। तो अगर डायरेक्शन हमसे पूछ लिया जाए तो ये वाला एंगल थीटा, सो tan थीटा इक्वल्स टू हम लोग डायरेक्टली क्या लिख पाएंगे, GT by U, GT by U, हो गया है ना। इस पर एक सर क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, आप बताइएगा तो अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है, स्टेयर केस वाला। हाँ, स्टेयर केस, यस, स्टेयर केस कहने का मतलब ऐसा टाइप से है ना। जैसे कि मान लो कि यहाँ से एक बॉल जो कुछ वेलोसिटी u से ऐसे गिरा और ये डायरेक्टली हिट कर रहा है, मान लेते हैं nth स्टेयर को, nth स्टेयर। तो हर एक स्टेयर का हाइट को h पकड़ लो, करेक्ट, हर एक का विड्थ को b पकड़ लो, ओके, तो HB। तो अगर मान लेते हैं ये पहला, ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक को हम लोग पहला स्टेयर कहते हैं, फिर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक को दूसरा स्टेयर कहते हैं। तो जैसे दो स्टेयर हुआ तो B और B 2B हो गया, हो जाएगा, दो स्टेयर में H और H 2H। 2H, तो अगर n स्टेयर्स गया तो इसका मतलब ये जो वर्टिकली नीचे आएगा वो NH आ जाएगा, करेक्ट, और जो रेंज बनेगा इसका NB दैट रेंज NB बन जाएगा, करेक्ट, यस, है ना। अब हमें रेंज मालूम है, हाइट मालूम है, हम लोग इसके बीच में रिलेशन इक्वेशन लिख करके कर सकते हैं। हो जाएगा। इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर इसमें, जैसे रेंज ही हमें लिखना है, तो रेंज तो x डायरेक्शन का हुआ, तो x डायरेक्शन में अब तो लगता है बच्चे ये समझ ही जाएंगे कि UXT लिखना चाहिए, AX होगा नहीं। तो रेंज के जगह पर हम लोग x के जगह पर क्या लिख दें, NB इक्वल्स टू UX के जगह पर लिख देंगे U और टाइम को कुछ मान लेते हैं T, ठीक है। और y में अगर हम लोग लिखें तो y इक्वल्स टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, यानी प्लस हाफ GT स्क्वायर अगर लिखूं, ये वाला टर्म भी बच्चे समझ रहे होंगे कि ये जीरो हो जाएगा, जीरो है, yes, ये जीरो है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकल कुछ है नहीं। तो y की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, NH हाफ G और ये हो गया T स्क्वायर। तो ये हाफ वाला T और यहाँ वाला T सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वहां पे, करके रिलेशन निकल जाएगा, हाँ, वहां से भी आ जाएगा रिलेशन, है ना। ये अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का इन लोगों का रिवीजन करवा दिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्राफ्स, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ पे चलते हैं। चलिए, ग्राफ पे हम लोगों को जो बच्चे को सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है, जो मैंने फील किया है, वो इसको समझ ही नहीं पाता है, ये है क्या। तो सबसे पहले तो फोकस यहाँ करना है कि y एक्सिस और x एक्सिस,
जैसे कि मान लो कि यहाँ पर अगर x ही लिख दिया और यहाँ t लिख दिया, तो ये x तो जस्ट एक ग्राफ का डायमेंशन है ना। करेक्ट। इस x का मतलब ये नहीं समझना कि x ऊपर है। हाँ, एक्स एक्सिस समझ लेते। हाँ, हाँ, वो कहते हैं x तो ऊपर कैसे हो सकता है, x तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये एक्स अलग है। ये x तो जस्ट एक ग्राफ में दो ही तो डंडा है। हाँ, एक को अगर आप टाइम से रख रहे हो तो दूसरे डंडे को कुछ तो दिखाओगे। हाँ, वो exactly। दूसरा चीज के नाम पे यहाँ पर क्या रखा है हमने, एक्स। ठीक है। अब अगर सपोज कर लो सर कि एक्स टी का ग्राफ ऐसा है, हम लोगों को पहले ये देखने के लिए सीखना चाहिए कि ये ग्राफ का मीनिंग कैसा है, मीनिंग क्या है। तो जैसे एक्स टी ग्राफ एक कांस्टेंट लाइन है, तो कांस्टेंट लाइन बनने का मतलब क्या, ये एक्स चेंज हो रहा है। देखो तो टी इक्वल्स टू 0 पर भी यही एक्स, टी बढ़ा दिया तब भी यही एक्स, टी और बढ़ा दिया तब भी यही एक्स। क्या एक्स बदल पा रहा है? नहीं। अगर एक्स नहीं बदल पा रहा है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब नहीं है कि पार्टिकल रुका हुआ है। हाँ, वो रेस्ट पे है, रेस्ट पर है। जब वो पार्टिकल ही रुका हुआ है, उसका वेलोसिटी ही नहीं है, तो उसका एक्सेलरेशन वगैरह भी कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा ग्राफ दे दे तो इसका सीधा सीधा मतलब समझना है बच्चों को। हाँ, ठीक है। चलिए अगर मान लेते हैं यही एक्स टी ही हम और ले रहे हैं, एक्स टी, लेकिन एक्स टी ग्राफ को मैं मान लेता हूँ ऐसा बना देता हूँ सर, ठीक है। अब कम से कम बच्चे ये तो देख करके समझ पाएंगे ना कि एक्स बदल तो रहा है। टी इक्वल्स टू 0 पर अगला टाइम पर ये देखो एक्स बदल गया, मतलब अगर एक्स बदला है मतलब पार्टिकल मूव किया है। करेक्ट। एटलीस्ट इतना तो बात सच है। अब कैसे मूव किया दैट इज अनदर इशू। अब कैसे मूव किया है तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसका वेलोसिटी, और वेलोसिटी होता है इसका स्लोप। करेक्ट। और इसका स्लोप एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप है कांस्टेंट, मतलब इसका वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में आएगा ना। हाँ, डेफिनेटली यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं बोल रहा हूं। नहीं, डेफिनेटली नहीं, वो नहीं आएगा। यूनिफॉर्म मोशन, खाली यूनिफॉर्म मोशन आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं आने वाला। हाँ, क्योंकि इसमें तो एक्सेलरेशन 0 है। यस, तो इसको हम लोग रखेंगे एग्जांपल में किसका, यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ सर क्या बोलते हो आप, ये भी बना सकता हूं क्या? ये x है, ये t है। ये x है, ये t है। ये डिपेंड करेगा कि x को आपने डिस्टेंस बोला है या डिस्प्लेसमेंट बोला है। बच्चों के जैसा बहुत नाटक करते हो आप। ये एक्स टी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, तो पक्का है कि इसका भी तो स्लोप कांस्टेंट ही हुआ। नहीं, अगर आपने बोला कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो फिर नेगेटिव नहीं होगा। नहीं, ये पोजीशन है, डिस्टेंस नहीं। ओके, पोजीशन के फॉर्म में ले रहे हो तो हाँ, डेफिनेटली डिस्टेंस कैसे रखा है सर, आप बहुत मतलब वर्ड नहीं बोलूंगा। अच्छा। अच्छा देखो, ये जो है हाँ, इसका भी तो स्लोप कांस्टेंट हुआ। हाँ, बस यही है कि इसका स्लोप नेगेटिव है। हाँ, मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट तो है ही, लेकिन नेगेटिव है। नेगेटिव कांस्टेंट नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। करेक्ट। ये तो इसका देखो ना, यहाँ पर x है, बाद में टाइम बढ़ाने पे x घट गया, मतलब दूर नहीं जा रहा बल्कि उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, पास ही आ रहा है, उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन ये भी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, यस, चाहे वेलोसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये xt सबको देख करके तो ऐसे समझ जाएंगे। तो xt ग्राफ अगर मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन दिखा इन लोगों को, तो सबसे पहले इन लोगों के दिमाग में आना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ऐसे ग्राफ में एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। बिल्कुल, ओके। चलिए अगर हम लोग xt ग्राफ में ही थोड़ा और इन लोगों को बात करें, तो xt ग्राफ अब अगर स्ट्रेट लाइन ना हो करके पैराबोलिक हो जाए, अगर ये पैराबोलिक हो जाए तो यानी x जो होगा वो t स्क्वायर के फंक्शन में होगा। करेक्ट। अब वो पैराबोला चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये बात तो पक्का है कि ऐसे में अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट करें तो देखो, जैसे dx बाई dt करेंगे वेलोसिटी आएगा। करेक्ट। और वो आ जाएगा t पे पावर 1 के फॉर्म में। करेक्ट। और अगर दूसरी बार अगर करेंगे तो d2x बाई dt स्क्वायर वो आ जाएगा, ये 1 भी खत्म, t रेस्ट पर 0, मतलब ये हो गया कांस्टेंट। मतलब यही तो एक्सेलरेशन है। करेक्ट। तो एक्सेलरेशन जब भी xt ग्राफ एक पैराबोलिक ग्राफ दे देता है तो हमें समझना है कि ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल। करेक्ट है ना। इसमें अब बोलेंगे हम लोग कि ये ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत है? हो सकता है। इसमें अगर x और t दे दे और ये xt दे दे, दोनों में हमें अगर मान लेते हैं डिफरेंस समझाना है, तो इसमें डिफरेंस समझाने के लिए कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहां पर सर इसका अगर हम स्लोप को चेक करें, स्लोप इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर स्लोप चेक करें, सिर्फ स्लोप को चेक करना है, तो यहाँ पर देखो तो ये एंगल छोटा है ना, छोटा है, और यहाँ पर ये एंगल बड़ा है। और ये स्लोप तो हमें वेलोसिटी देता है ना। करेक्ट। तो इसका मतलब जैसे टाइम आगे गया वेलोसिटी बढ़ रहा है। मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो गया। करेक्ट। क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। एग्जैक्टली।
अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर हम लोगों ने इसको ये देखते हैं एंगल, और फिर एक यहाँ पर ये एंगल देखते हैं, तो ये वाला एंगल बड़ा है ना, ज्यादा है उधर, है ना। इसका मतलब ये मत समझना कि नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब होता है सिर्फ वेलोसिटी नेगेटिव। हाँ, बढ़ तो रहा है वहां पे भी, हाँ, बढ़ ही रहा है, हाँ, यहाँ पर स्पीड का बढ़ना ही है, हाँ, बस वो डायरेक्शन नेगेटिव, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, इधर राइट जा रहा होगा तो इधर लेफ्ट में जा रहा होगा। यस यस यस। लेकिन ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का ही एग्जांपल है, करेक्ट, है ना। ये दोनों ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये हमें देखना पड़ेगा कैसे, एंगल से। अगर स्लोप बढ़ रहा होगा यानी स्पीड बढ़ रहा है, करेक्ट, स्पीड इज इंक्रीजिंग इफ द स्लोप इज इंक्रीजिंग। यस। तो एक्सटी ग्राफ तो अब हम लोग वो क्या उम्मीद करें, वो लोग कर लेगा, हाँ, हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग आते हैं वीटी ग्राफ पर, वीटी ग्राफ को सर देख करके, वीटी ग्राफ जैसे कि ये एक कांस्टेंट लाइन है, क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, बिल्कुल सर। ये t इक्वल्स टू 0 पर जो वेलोसिटी है वही यहाँ पर भी है, करेक्ट, वही सेम यहाँ पर भी, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, बिल्कुल। ओके, अगर मान लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, यानी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो ही नहीं सकता। वो तो पहले देख करके वो लोग पकड़ ही लेगा, t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी, पहले ये तो पकड़ना वेलोसिटी, है ना। t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी और अगला टाइम पर वेलोसिटी सेम नहीं है ना, इंक्रीज हो गया है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट, है ना। अब बस इसका स्लोप चेक करना है, स्लोप अगर इसका देखे स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप तो कांस्टेंट है, करेक्ट, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा ना सर, नेगेटिव डायरेक्शन में? इसका तो पॉजिटिव में होगा, क्योंकि स्लोप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पॉजिटिव फॉर्म में, ये भी कह सकते हैं, या फिर मुझे लगता है कि वेलोसिटी तो पॉजिटिव है सब जगह, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ही पॉजिटिव हुआ, डायरेक्शन ऑफ मोशन देखने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो वेलोसिटी से मिलता है, करेक्ट। जैसे कि अगर हम लोग इसी को ऐसे करके बना दें, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, तो अभी अगर ये ग्राफ है तो यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर तो सारे वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है, और इस पॉइंट के ऊपर सारे वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव में है, तो ये नेगेटिव वाले वैल्यूज हमें बता रहे हैं कि वेलोसिटी इनिशियली नेगेटिव डायरेक्शन में था, उल्टा जा रहा था, और ये वाले वैल्यूज बता रहे हैं कि बाद में वैल्यूज पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, करेक्ट। लेकिन एक्सेलरेशन कहीं पर स्लोप चेंज हुआ क्या, नहीं, तो यानी एक्सेलरेशन अब भी कितना है, कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। लेकिन इनिशियली डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको पहले नेगेटिव है और बाद में वो पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल, हाँ, है ना। ओके, ये वाला जो ग्राफ है इसको हम लोग एक बॉल के हेल्प से समझाते हैं लोगों को। बॉल को हमने ऊपर फेंका, मोशन अंडर ग्रेविटी, करेक्ट, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, करेक्ट। इसका हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देखना हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इनिशियली इसका क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पहले इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हम y ऊपर की तरफ लेंगे तो पॉजिटिव ले सकते हैं, बिल्कुल, ऊपर ही कन्वेंशन ही है, पॉजिटिव बोलेंगे। तो अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो यानी इसका ग्राफ जो होगा ये ऊपर, ये पॉजिटिव जोन में बनेगा, करेक्ट, और इसका इनिशियल वेलोसिटी तो u रहेगा ही, yes. तो यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट को एक डिसाइड करेंगे, जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है, फेंकना है ना, तो कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, करेक्ट, ठीक है, तो इसका एक इनिशियल बिगिनिंग पॉइंट को डिसाइड कर लिया। अच्छा, अब बताइए कि जब ये ऊपर जा रहा होगा तो u बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, घट रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो ये इसको घटा दीजिए, लेकिन स्ट्रेट लाइन से घटाना है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब तक स्ट्रेट लाइन रहेगा तभी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यस। जी का वैल्यू फिक्स है, जी का वैल्यू, क्योंकि वो तो इसके स्लोप से मिलता है, ओके। इस पॉइंट का मतलब हो गया कि ये अपने टॉप पॉइंट पे पहुंच गया, वेलोसिटी जीरो, फिर उसके बाद तो ये नीचे ही आ रहा होगा, नीचे आएगा। अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब इसका स्पीड इस वक्त क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, डाउनवर्ड, लेकिन डायरेक्शन तो डाउनवर्ड हो जाएगा, यस। तो उसको हम लोग ऐसे बना देंगे, साइन करने में भी ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव आएगा, यस। ये सारे वैल्यूज क्या बन गए, नेगेटिव आ जाएंगे, ये वापस से यहाँ पर पहुंच गया, करेक्ट, है ना, बढ़िया। तो ये सब कुछ ग्राफ्स हैं। एक टफ ग्राफ जो आप उस समय बोल रहे थे, a इक्वल्स टू v dv बाय dx या dv बाय ds, इस तरह का भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। vx ग्राफ, जैसे vx ग्राफ दे दे, vx ग्राफ मान लेते हैं कुछ ऐसा दे दे, इससे अगर हमें ax ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो इसका ax ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, नो डाउट, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से एक होगा शायद ग्राफिकली, क्योंकि यहाँ पे जल्दी कुछ काम करता नहीं है, करेक्ट, है ना। इसमें मुझे लगता है कि सबसे अच्छा, सबसे पहले स्लोप को सोच लो,
स्लोप इज पॉजिटिव सर या नेगेटिव? स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप इज नेगेटिव, तो स्लोप को मान लेता हूं मैं माइनस एम। ओके, नेगेटिव ही तो है, मतलब dv बाई dx ही तो हुआ ये, क्योंकि vx ग्राफ है। करेक्ट, तो ये हो गया माइनस एम। माइनस एम। अब इसको a में रखो, क्योंकि हमें ax ग्राफ बनाना है। तो a इक्वल्स टू, ये तो v का ग्राफ है, अब v इंटू dv बाई dx के जगह पर क्या रखोगे? माइनस एम। तो ये जो माइनस अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बताओ a को माइनस एम भी बना देगा ना? करेक्ट। अगर इनिशियल स्लोप नेगेटिव है, अगर इनिशियल स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन वाला स्लोप क्या बनना चाहिए? इनिशियल स्लोप अगर नेगेटिव है, एक्सेलरेशन वाला स्लोप भी हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन नेगेटिव लग रहा है। लेकिन यहाँ पर v भी तो घट रहा है। भी घटेगा, लेकिन भी घट रहा होगा तो वो रिटार्डेशन एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ फंसेंगे। आप फंसेंगे, बच्चे भी फंसेंगे। हाँ, फंसा दिए बच्चे को। तो इसके लिए आपको ऐसे सोचना है, पहले v का इक्वेशन लिख लीजिए। तो v इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं v नॉट माइनस एम एक्स। देखिए v नॉट ये इनिशियल वैल्यू कुछ मान लीजिए, स्लोप को आपने माइनस एम मान लिया, x के टर्म्स में इक्वेशन लिख दिया। अब a इक्वल्स टू लिख करके देखिए, यहाँ पे देखिए चमत्कार, माइनस एम भी, माइनस एम यहाँ रखा, v की जगह देखिए v नॉट माइनस एम एक्स। देखिए क्या चमत्कार है, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस एम वी नॉट प्लस एम स्क्वायर एक्स। देखिए स्लोप क्या बन गया? एम स्क्वायर एक्स, यस पॉजिटिव। लेकिन इसका y इंटरसेप्ट क्या बन गया है? नेगेटिव। यानी अब ये ग्राफ यहाँ स्टार्ट होकर के ऐसे जाएगा। ओके, दैट्स द मैजिक। यस सर, इसमें तो ये मैजिक था, है ना? तो ये सारे कुछ ग्राफ्स थे जो बच्चों को लगता है हेल्प करेगा। ओके, तो हम लोगों ने इन्हीं बातों में क्या सब रिवाइज कर दिया है। यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी, पूरा प्रोजेक्टाइल, पूरा ग्राफ, है ना? इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिलेटिव मोशन के ऊपर बात करते हैं। रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के ऊपर में सर मेनली दो कंडीशन बच्चों को याद रहना चाहिए। वो रिवर क्रॉसिंग में, रिवर वाला, है ना? तो आप पहले रिवर वाला एक बार समझाइए तो। ठीक है सर, तो मैं पहले बता देता हूं कि जब इस बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है कि जब भी किसी पर्सन को ऐसे बोट से क्रॉस करना होता है, बोट या स्विम करके जैसे भी, तो इस डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी ऑफ द वाटर, या फिर वेलोसिटी ऑफ द रिवर भी कह सकते हैं हम इसको। और इधर की तरफ अब डिपेंड करेगा कि पर्सन को जाना कैसे। अगर पर्सन को शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करना होगा तो उसको स्विम ऐसे करना होगा, वो बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। और जब ये मैन ऐसे स्विम करेगा बट एक्चुअली पानी का बहाव उसको लेके चला जाएगा ऐसे, तो ग्राउंड से अगर कोई इस पर्सन को देख रहा होगा स्विम करते हुए तो उसको दिखेगा ये वाला व्यू, यानी कि वो पर्सन वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला। मतलब ये कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल बना दिया। करेक्ट, ये वीआर यहाँ पे आ जाएगा, ये वीआर को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। और ये तो विड्थ ऑफ रिवर है। करेक्ट, ये विड्थ ऑफ रिवर है, हो जाएगा। और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। करेक्ट, तो ये जनरली एंगल भी यही पूछता है। ये थीटा पूछेगा कभी कभार, ये थीटा पूछेगा, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, यही दो चीज। थीटा को निकालने के लिए सर सीधा सीधा क्या करेंगे, इसका ये कंपोनेंट को उससे इक्वेट कर दें। हाँ, अगर हम इस कंपोनेंट को ले लेते VMR, ये बन जाएगा sin थीटा। VMR sin थीटा। तो अगर इस पर्सन ने शॉर्टेस्ट पाथ लिया है तो डेफिनेटली ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों को होना पड़ेगा, मतलब ये और ये, ये और ये, या फिर ये और ये, दो जैसे भी आप बोलो, तो इसी VR को तो वहां बना है। करेक्ट, तो ये सेम ही हो जाएगा, यानी कि दोनों को इक्वल होना पड़ेगा अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ से जा रहा है तो। ठीक है, मतलब sin थीटा अपना निकल सकता है यहाँ पर VR by VMR। करेक्ट, sin थीटा विल बी इक्वल टू VR by VMR, ये बन जाएगा डायरेक्टली। ये फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, sin थीटा इक्वल्स टू VR by VMR, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर है ऊपर में, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये कंडीशन बन जाएगा और शॉर्टेस्ट पाथ। यस, बस यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कोई, यहाँ VW तो रिवर वाटर एक ही बात है, रिवर भी बोल सकते हैं, रिवर होगा तो वो उसको R लिख, यस, यानी वाटर बोलेगा तो VW लिख दो, हाँ वाटर होगा तो W लिख देंगे, तो ये एक ही पॉइंट हो गया दोनों में। बढ़िया। और इसमें अगर हम लोग टाइम को लिखेंगे तो T इक्वल्स टू ये डिस्टेंस कितना D मान लूं, D, हाँ विथ D, तो D बाय सीधा सीधा ये स्पीड को लिख लेता हूँ, VmG, ये तो है, ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, D बाय, इसका कंपोनेंट भी ले सकते हैं हम लोग,
कंपोनेंट वाला सर वो फिर थीटा बहुत बार नहीं भी देता है, तो अच्छा, ये ट्रायंगल है ना, राइट हाँ, एंगल ट्रायंगल, हाँ, उसे सॉल्व कर लेते हैं, रूट कर देते हैं इसको। हाँ, रूट ओवर हाँ, दिस स्क्वायर माइनस दिस यानी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मैन VMR विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। हाँ, ये बच्चे कर लेंगे। हाँ, ये हो ठीक है, जाएगा। और एक था ना सर, हाँ, और एक था मिनिमम टाइम। करेक्ट मिनिमम टाइम वाला, मैं करता, हाँ यहाँ से हो जाएगा मिनिमम टाइम वाला, जी, जिसमें पर्सन को बस नॉर्मली स्विम करना होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कि वो यहाँ से यहाँ पे स्विम करेगा। तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये तो ऑलरेडी वेलोसिटी ऑफ द रिवर था ही। फिर जो रिवर का डायरेक्शन है वो पर्सन को ऐसे लेकर चला जाएगा, ये हो जाएगा उनका पाथ विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है एमजी इधर आएगा कि इधर आएगा, तो यहाँ से एक चीज लोग याद रख सकते हैं कि लेफ्ट वाला जितना कंपोनेंट है, चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे हो, लेफ्ट वाला हमेशा एमआर होगा, राइट वाला हमेशा एमजी होगा। सेम यहाँ पे भी लेफ्ट वाला हमेशा एमआर होगा, राइट वाला हमेशा एमजी होगा। तो ये ट्रिक बता दिया ये ट्रिक ये लोग याद रख सकते हैं सब लोग। ठीक है। और ये खास बात ये है, इसमें रिवर फ्लो के हमेशा ही ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये वाला हमेशा स्विम हमेशा ही विड्थ के अलोंग करना है, यानी फ्लो के परपेंडिकुलर। स्विम हमेशा फ्लो के परपेंडिकुलर, ये हमें याद रखना, स्विम हमेशा फ्लो के परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन वो वहां पहुंचेगा नहीं, ये नहीं पहुंचेगा तो वो यहाँ पर, हाँ, है ना, बिकॉज ऑफ दैट ये वाला ये धक्का है ना इधर से, ये ऐसा चला जाएगा। यस, और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को तो हम लोग ड्रिफ्ट कह सकते हैं, ड्रिफ्ट कह सकते हैं। और इस केस में टाइम निकालना सर बड़ा आसान होगा। टी इक्वल्स टू क्या लिख देंगे तब? टी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, तो ड्रिफ्ट आ जाएगा। तो टाइम जो क्रॉस किया, तो अगर रिवर का विड्थ है डी, तो डी बाय VMR, सीधा सीधा, और तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्विम कैसे करना है, स्विम फ्लो के परपेंडिकुलर करना है। करेक्ट, एक बात। और ड्रिफ्ट अगर पूछेगा, जो नहीं पूछता है नॉर्मली, अगर ड्रिफ्ट पूछता है तो ड्रिफ्ट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं VR इनटू ये टाइम। और टाइम सबके लिए सेम होगा, ऐसे जाने में जितना टाइम तो सर यूनिवर्सल है, किसी वो डायमेंशन पर डिपेंड ही नहीं करता। ये तो सेम हो जाएगा, इसको VR इनटू TV लिख सकते हैं। नहीं, वैसे भी इन लोगों को बताना जरूरी है, ये लोग लाइट को भी टाइम में डायमेंशन में डाल देते हैं, कोई ठीक नहीं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया अपना रिवर वाला। ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट टाइम वाला, ये वाला था शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला केस होता है शॉर्टेस्ट टाइम यानी मिनिमम टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम वाला। ठीक है, ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था किस चीज के लिए? काइनेमेटिक्स का। तो इसके अलावा भी अगर इन लोगों को कोई दिक्कत होता है तो ये लोग हमसे आकर के डायरेक्टली मिल लें। हम लोग रेडी हैं हेल्प करने के लिए। ये तुम लोग देख लो, थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देखना। मैं और सर कभी टीचर कभी स्टूडेंट बन जाते हैं, तो होप सो यू ऑल विल एंजॉय। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।